हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, क्लास 12th में आप लोगों का चैप्टर चल रहा है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज, मानव स्वास्थ्य और रोग। उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो बिना देरी किए हुए हम चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और कंटिन्यू करेंगे अपने लेक्चर को। बच्चों, क्लास 12 का आपका जो चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, मानव स्वास्थ्य एवं रोग, है ना। इस चैप्टर में आपको स्वास्थ्य के बारे में बताया गया था कि स्वास्थ्य क्या होता है। स्वास्थ्य को आप पूर्ण मानसिक, शारीरिक और सामाजिक स्वास्थ्य के रूप में परिभाषित करते हैं। स्वास्थ्य हम कैसे कहेंगे कि कोई व्यक्ति स्वस्थ है? जब लोग स्वस्थ होते हैं तो इससे कार्यकुशलता बढ़ती है, इससे उत्पादकता बढ़ती है, मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। आप ये कह सकते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति अगर स्वस्थ है एकदम, तो वो काम ज्यादा कर पाएगा। आप देखते हैं कि जब भी कोई बीमार हो जाता है तो वो अपने डेली रूटीन के भी काम प्रॉपरली नहीं कर पाता है। और जब आप स्वस्थ होते हैं तो आप जितना काम कर सकते हैं उससे ज्यादा भी काम करने की आपके अंदर क्षमता होती है। तो इसे हम कहते हैं कि उत्पादकता बढ़ जाती है। और क्या होता है, स्वास्थ्य व्यक्ति को लंबी उम्र देता है और शिशु और मातृ मृत्यु दर को कम करता है। यानी कि स्वास्थ्य जो है, जो व्यक्ति स्वस्थ है वो लंबा जीवन जीता है ना। और स्वास्थ्य, अगर माँ का स्वास्थ्य अच्छा है तो होने वाले शिशु का भी स्वास्थ्य अच्छा होता है। तो इससे मृत्यु दर कम होती है, मतलब प्रसव के दौरान माता की या शिशु की मृत्यु नहीं होती है, इसकी संभावना कम होती है। तो इन्फेंट एंड मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट जो है वो कम होता है। संतुलित आहार, व्यक्तिगत स्वच्छता और नियमित व्यायाम द्वारा अच्छा स्वास्थ्य बनाया जा सकता है ना। अच्छा स्वास्थ्य से मतलब आपका ये है कि संतुलित आहार, हम बैलेंस्ड डाइट लें, हम ऐसी डाइट लें जिसमें जो भी पोषक तत्व हैं वो सारे ठीक हों। जो भी पोषक तत्व हैं वो आपको सही मात्रा में मिलते रहें। पर्सनल हाइजीन हो, यानी साफ सुथरा, कोई भी कीटाणु के इनहेल करने का कोई रास्ता ना रहे, कोई साफ सफाई बनी रहे। आपका जहाँ पर खाना बनता है, रसोई घर बहुत स्वच्छ हो। कोई भी फल फ्रूट है उसको धो करके ही खाएं, सब्जियों को धुले खाएं। और उसके बाद कोई भी गंदगी से थोड़ा दूर रहें। और नियमित व्यायाम, तीसरा पॉइंट है कि बहुत अच्छी तरह से एक्सरसाइज करते रहें जिससे आपको अच्छा स्वास्थ्य बनाया जा सके। ठीक है। स्वास्थ्य किन किन चीजों से प्रभावित होता है? आनुवांशिक विकार, यानी यदि अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है तो उससे स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। संक्रमण, कोई इन्फेक्शन हो किसी को तो उससे स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। आहार, कहते हैं जैसा आहार वैसा विचार। तो अगर हम अच्छा खाना खाते हैं तो हम मानसिक तौर पे भी स्वस्थ रहते हैं। आराम और व्यायाम सहित जीवन शैली, मतलब ऐसी लाइफस्टाइल जिसमें एक्सरसाइज भी शामिल हो और थोड़ा सा रिलैक्स भी हो, व्यक्ति आराम के लिए भी जगह होनी चाहिए, जीवन शैली ऐसी होनी चाहिए। नशीली दवाओं और शराब के सेवन से हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मतलब कुछ ड्रग्स, ऐसी दवाएं जो आपको बिना दवा के केवल नशा करने के लिए होती हैं, और शराब, इनका जो सेवन है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल है। अब ये लाइंस हर कोई समझाता हुआ आया है कि ड्रिंकिंग जो है वो इंजूरियस टू हेल्थ, शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, सिगरेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, नशीली दवाएं जो हैं वो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। लेकिन नशीली दवाओं और शराब के सेवन से हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, लेकिन कैसे पड़ता है ये समझना जरूरी है। तो जो भी नशीली दवाएं होती हैं बच्चों, या जो भी शराब होती है, अलग अलग प्रकार की शराब होती है। देखो, आपको पढ़ाते समय तो पढ़ाया जाएगा, आप ग्रेजुएशन में जाएंगे तो आपको अलग अलग शराब के वैरायटीज के बारे में भी बताया जाएगा कि किसमें कितने प्रतिशत अल्कोहल है, कैसे क्या। लेकिन
जिससे इससे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, ऐसा मैं बोल दूं तो आप क्यों मानेंगे? मैं आपको उसका रीजन बताऊंगी कि किस तरीके से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। देखिए, छोटी क्लासेस में ही आप सभी बच्चों ने अपनी तंत्रिका तंत्र के बारे में या नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा। तो शराब या नशीली दवाएं क्या करती हैं? आपकी अवेयरनेस को कम कर देती हैं, है ना? आपका जो तंत्रिका तंत्र है, जो आपका नर्वस सिस्टम है, उसको सप्रेस करने का काम करती हैं, यानी कि उसको दबाने का काम करती हैं। तो इसलिए ये आपके स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल प्रभाव है, और लंबे समय तक यदि ऐसा किया जाए तो फिर वो अवेयरनेस बिल्कुल भी कम हो सकती है ना? तो इसलिए कहते हैं कि नशीली दवाओं और शराब के सेवन से हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। रोगों को संक्रामक और गैर संक्रामक में वर्गीकृत किया जाता है ना? जो बीमारियां होती हैं वो मतलब कंटेजियस और नॉन कंटेजियस, है ना? जो फैलने वाली बीमारियां हैं और ना फैलने वाली बीमारियां हैं। 2 तरीके की रोग में वर्गीकृत किया जा सकता है। ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों में आसानी से फैल सकते हैं, उन्हें हम संक्रामक रोग कहते हैं, और ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होते हैं, उन्हें हम गैर संक्रामक रोग कहते हैं। तो संक्रामक रोगों में आपका जुकाम आ सकता है, संक्रामक रोगों में आपका कोविड है, जो मतलब बहुत ज्यादा संक्रामक है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलता चला जाता है। और जो संक्रामक रोग नहीं होते हैं, जैसे कैंसर है, अगर किसी व्यक्ति को कैंसर है तो अगले व्यक्ति को, चाहे वो उसकी तीमारदारी में ही हो, उसकी टेक केयर में ही हो, लेकिन उसके केयर टेकर को वो रोग नहीं हो सकता, है ना? अब 2 ही रोगों का हम एग्जाम्पल लेंगे संक्रामक और गैर संक्रामक को समझने के लिए। संक्रामक के लिए हम कोविड का एग्जाम्पल ले लेते हैं, और गैर संक्रामक के लिए हम किसका एग्जाम्पल ले लेंगे? कैंसर का एग्जाम्पल ले लेंगे। और सामान्य तौर पे एकदम सीधे से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कोविड का कोई रोगी है तो उसकी केयर टेकर जो है, उसको भी ये रोग होने की 90% से ऊपर संभावना है ना? ज्यादातर कोविड के पेशेंट्स की देखभाल करते हुए, इलाज करते हुए पता नहीं कितने डॉक्टर्स को भी कोविड हो गया, और बहुत सारे ऐसे थे जिनकी मृत्यु तक हो गई, है ना? तो वो बहुत ज्यादा संक्रामक रोग था। ऐसे व्यक्ति होते हैं जो गैर संक्रामक रोग, जैसे हम कैंसर के बारे में बात करें तो कैंसर पेशेंट है, उसका मान लीजिए 4th स्टेज का भी कैंसर है, तो उसके केयर टेकर को एक 0% भी संभावना नहीं होती है कि वो कैंसर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर हो जाएगा या चला जाएगा या फैल जाएगा, है ना? तो संक्रामक और गैर संक्रामक रोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो आप सभी का क्लियर हो जाना चाहिए अभी। कैंसर जो है वो एक ऐसा गैर संक्रामक रोग है जो मौत का कारण बनता है, और किसी भी दूसरे व्यक्ति, मतलब जिसको है ये रोग, उसकी मृत्यु तक हो सकते हैं ना? आप सभी को पता है कैंसर के बारे में भी आपको इसी चैप्टर में एड्स के बारे में, कैंसर के बारे में, सबके बारे में बताया जाएगा। तो कैंसर कैसा रोग है? बहुत कई स्टेजेस में ये डिटेक्ट होता है, पता चलता है, जिसमें क्या होता है कि हमारी ही शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो कैंसरस सेल्स में कन्वर्ट होने लगती हैं, है ना? उसके बारे में हम जब इस टॉपिक पे पढ़ेंगे तो थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ेंगे। अभी हम एक सामान्य बीमारी टाइफॉइड के बारे में बात करेंगे। इंसान में पाए जाने वाला रोग जो है बैक्टीरिया, वायरस, कवक, प्रोटोजोआ और हेलमिन्थ्स, ये कुछ जीव हैं जो मनुष्यों में बीमारियों का कारण बन सकते हैं। ऐसे रोग पैदा करने वाले जीवों को रोगजनक कहा जाता है। ठीक है, टाइफॉइड क्या है, अंतर्ज्वर क्या है, पैथोजन उसका क्या है? देखिए, बुखार कहने में लगता है बड़ा कॉमन है ना? बहुत कॉमन है, फीवर आ गया, अमूमन सबको आ जाता है। लेकिन ये जान के आपको हैरानी होगी बच्चों कि जो बुखार है वो आता कब है ना? कब बुखार आता है? बुखार तब आता है, किसी भी व्यक्ति को बुखार तब आता है जब हमारे शरीर में कोई इन्फेक्शन हो जाता है और उस रोगजनक से हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है
है ना, वो जब लड़ना शुरू करता है तब हमें फीवर आ जाता है ना। फीवर आना इस रोगजनक के हमले का एक लक्षण है कि हमारा शरीर अब उस रोगजनक से लड़ रहा है और कोशिश कर रहा है कि वो ठीक हो सके, है ना। इसीलिए फीवर सामान्य तौर पे बहुत लंबा नहीं चलता, लेकिन कुछ फीवर ऐसे, कुछ रोगजनक ऐसे हैं कि जो बहुत लंबे समय तक प्रभाव डालते हैं मनुष्य के शरीर पे। तो अगर ऐसे हैं तो क्या होगा, तब आपको ज्यादा बुखार आएगा और बहुत लंबे समय तक बुखार भी आएगा, क्योंकि बहुत लंबे समय तक आपका शरीर लड़ने की कोशिश कर रहा है उस रोगजनक से। तो बुखार के बारे में आपको मैंने पहले भी बताया है कि देखिए, कोविड में भी फीवर आ रहा था, है ना, वायरल में भी फीवर ही आता है, आपको मलेरिया में भी फीवर आता है, डेंगू में भी आपको फीवर आता है, चिकनगुनिया में भी आपको फीवर आता है, पार्लो वायरस जो नया एक डिटेक्ट हुआ है उसमें भी आपको क्या होता है, फीवर ही आता है ना। आपको पता नहीं कितने ऐसी बीमारियां हैं जिसमें के सिम्टम्स के तौर पे फीवर आ जाता है। क्या हो जाता है, फीवर आ जाता है। तो इसी तरह से एक रोग है जिसे हम कहते हैं टाइफॉइड, इसमें भी क्या होता है बच्चों, फीवर आ जाता है। टाइफॉइड का जो रोग जनक है वो है सैल्मोनेला टाइफी नाम का जीवाणु। मतलब ये कैसा है, ये हर होने वाला फीवर वायरस से नहीं होता, है ना। ये पॉइंट सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। हर मनुष्य को होने वाला जो बुखार है वो वायरस से नहीं होता है। कुछ फीवर ऐसे हैं जो बैक्टीरिया के कारण भी फैल जाते हैं, जैसे आपके स्क्रीन पे सामने दिखाई पड़ रहा है सैल्मोनेला टाइफी। ये क्या है, ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है, जीवाणु है। इस ये रोगजनक क्या नाम है इसका, सैल्मोनेला टाइफी। ये जीवाणु क्या है, टाइफॉइड का कारण बनता है। तो टाइफॉइड में क्या होता है, इसमें प्रभावित अंग कौन कौन से हैं, देखिए, छोटी आंत रक्त के माध्यम से अन्य अंगों में जाती है ना। पहली बार तो टाइफॉइड से छोटी आंत हमारी प्रभावित होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे ब्लड के माध्यम से ये जो बैक्टीरिया है ये अलग अलग अंगों में चली जाती है ना। संचरण की विधि क्या है, भोजन और पानी का संदूषण। क्या है, भोजन और पानी का संदूषण, यानी कि अगर आपने कोई भी कंटामिनेटेड पानी या कंटामिनेटेड भोजन, ऐसा भोजन या ऐसा पानी जिसमें ये सैल्मोनेला टाइफी जीवाणु का प्रभाव है, वो अगर आपने खाया तो सीधा आपकी, भाई हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें भोजन हमारा कहाँ पे पचता है, छोटी आंत में। तो प्रभावित कौन सा अंग होगा, छोटी आंत ही प्रभावित होगी, है ना। तो इस हाइजीन का बहुत ज्यादा महत्व है इस रोग से बचने में, और कभी कभी पता भी नहीं चलता, है ना। आपको लगता है कि साफ है पर वो साफ नहीं होता, क्योंकि हम बैक्टीरिया वायरस को देख नहीं सकते हैं। वो बैक्टीरिया जो हैं या वायरसेस जो हैं वो जब हमारे शरीर में पहुंचते हैं तब प्रभाव दिखाना शुरू करते हैं, और तब क्योंकि वो परजीवी हैं हमारे शरीर पर ही परजीवियों की तरह रहना शुरू कर देते हैं, तब क्या होता है, तब होती है समस्या, और तब आपके रोगों के लक्षण सामने आ जाते हैं, ठीक है। इसके लक्षण क्या हैं, मुख्य तौर पे इसमें तेज बुखार आता है, ठीक है, कमजोरी फील होती है, वीकनेस लगने लगेगी, पेट दर्द महसूस होगा। क्यों, क्योंकि आपकी छोटी आंत पे असर डाला है। उसके बाद कब्ज होगा, सिर दर्द होगा, है ना, भूख नहीं लगेगी, ठीक है। बहुत वर्स्ट सिचुएशन में या बहुत वर्स्ट कंडीशन में क्या होगा, आंतों की वेध से मृत्यु हो सकती है। मतलब जो हमारी आंतें हैं उनमें छेद हो जाते हैं। ये बहुत सीवियर कंडीशन होने पर ऐसा होता है, और तब मृत्यु भी हो सकती है। ऐसा हो कि मान लो टाइफॉइड हुआ और बहुत ज्यादा ग्रो कर गया, बैक्टीरिया अंदर ग्रो कर गया और डिटेक्ट नहीं हो पाया, या डॉक्टरी सलाह नहीं ली गई, या समय पर इलाज नहीं कराया गया, तब ऐसा हो सकता है कि आंतों में छेद हो जाए और उसके बाद फिर मृत्यु हो जाए। तो ये
जब भी फीवर आने लगे या इस तरीके के सिम्टम्स आए तो सबसे पहले हमें क्या कराना चाहिए, हमें डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। ठीक है, टेस्ट इसमें कौन सा होता है, देखिए टाइफॉइड बुखार की पुष्टि जो है वो विडाल टेस्ट के द्वारा हो सकती है। टाइफॉइड बुखार की पुष्टि विडाल टेस्ट के द्वारा हो सकती है। मतलब विडाल टेस्ट कराने से टाइफॉइड पता चल जाता है। वो टेस्ट जो होता है बच्चों, उससे सैल्मोनेला टाइफी डिटेक्ट हो जाता है। मतलब वो बैक्टीरिया की प्रेजेंस डिटेक्ट हो जाती है हमारे शरीर में, जो बैक्टीरिया हमें परेशान कर रहा है या जिसके कारण हमें बुखार आ रहा है ना। तो जब कारण, कोई भी डॉक्टरी सलाह तब काम करती है जब उसका बीमारी का कारण पता चले, और जब बीमारी का कारण पता चलता है तो उसके हिसाब से प्रॉपर मेडिकेशन के द्वारा, सही उपचार के द्वारा क्या होता है, रोग खत्म हो सकता है। ठीक है, अब दूसरा एक रोग है जिसे हम कहते हैं निमोनिया। निमोनिया क्या होता है, इसका पैथोजन है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, है ना। तो इन पहले वो इन्फ्लुएंजा और बाद में निमोनिया, है ना। दो बीमारियां हैं, आपका इन्फ्लुएंजा है और आपका निमोनिया है। तो क्या होता है निमोनिया में, फेफड़ों के अल्वियोलाई द्रव से भर जाते हैं, फ्लूइड फिल्ड हो जाता है उनके अंदर। आप सभी को पता है, हमने बहुत छोटी क्लास का ये टॉपिक रहा है जिसमें फेफड़े के स्ट्रक्चर के बारे में, लंग्स के स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताया गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऊपर वाली, ये है हमारे लंग्स, है ना। हमारी चेस्ट कैविटी में, हमारी पसलियों के पीछे एक जोड़ी फेफड़ा हमारा पाया जाता है। मतलब राइट लंग और लेफ्ट लंग होता है हमारे दाहिने वक्ष की तरफ और बाईं तरफ, है ना। दोनों तरफ एक एक फेफड़ा होता है। यहाँ पे आप स्क्रीन में देख रहे हैं एक पाइप है, और इस पाइप को हम श्वसन नली कहते हैं, श्वास नली कहते हैं, ट्रेकिया कहते हैं, है ना। तो क्या देख रहे हैं आप, इस श्वास नली से श्वास को जब हम अंदर, गहरी श्वास को अंदर खींचते हैं, तो खींचने के बाद क्या होता है, लेफ्ट और राइट दोनों में हवा भरती है। अब ये जो बाहर से आपको लंग्स दिखाई पड़ रहे हैं वो इंटरनली कुछ इस प्रकार के होते हैं। यहाँ पे आप देखिए छोटे छोटे बैलून लाइक स्ट्रक्चर हैं या गुब्बारे के जैसी संरचना है। अब ये गुब्बारे की जैसी संरचना है, इसमें क्या है, आपने सांस अंदर को गहरी सांस खींची और उसके बाद ये बैलून की तरह फूल जाता है क्योंकि इसमें हवा भर जाती है, और उसके बाद फिर आपकी रक्त वाहिकाओं में चला जाता है डिफ्यूजन के थ्रू, और उसके बाद पूरे शरीर में ऑक्सीजन जो है वो पहुंच जाता है। तो निमोनिया में क्या होता है, निमोनिया में ये जो वायु कोश हैं, ये जो अल्वियोलाई हैं, ये द्रव से, फ्लूइड से भर जाते हैं। इनके अंदर एक फ्लूइड भरने लगता है, इसलिए निमोनिया जिस व्यक्ति को हो गया उसकी सांस में बहुत ज्यादा घरघराहट की आवाज होती है। मतलब सांस लेते समय अगर चेस्ट पे कान लगा के सुना जाए या स्टेथोस्कोप से डॉक्टर सुने तो बहुत घड़ घड़ सी आवाज आती है। मतलब बहुत जिसको हम मेडिकल की भाषा में घरघराहट बोलते हैं, घरघराहट सी आवाज आती है। उसमें क्लियर वॉइस आपके सांस की नहीं सुनाई पड़ेगी, उसमें बहुत अप्स एंड डाउन साउंड्स में होंगे, है ना। तो सिचुएशन क्रिटिकल हो जाती है ना। तो उससे बचने के लिए संचरण के देखो कारण क्या क्या हैं। पहला तो संक्रमित व्यक्ति द्वारा हवा में छोड़ी गई बूंदों को अगर हम गलती से भी अपने शरीर में अपनी सांस के माध्यम से ले लेते हैं तो क्या होता है, ये रोग फैल सकता है। दूसरा, इसका लक्षण क्या है, बुखार, ठंड लगना, खांसी, सिर दर्द, है ना। ये बहुत कॉमन लक्षण है, बहुत कॉमन है। सामान्य तौर पर हर बदलते मौसम में आपको बुखार, ठंड लगना, खांसी, सिर दर्द ये सब हो सकता है। लेकिन अगर 2-3 दिन के बाद भी आपकी सेहत में सुधार नहीं हो रहा है, देन यू हैव टू गो टू डॉक्टर फॉर प्रॉपर मेडिकेशन। अगर 2-4 दिन के बाद भी आपका बुखार जो है वो रिपीट कर रहा है और आपको ये सिम्टम्स सारे बने रहते हैं,
तो आपको हर हाल में अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगी कि कहीं भी कोई भी डॉक्टर अपनी दुकान खोल के बैठा है तो चले जाइए। आप उसका एटलीस्ट बैकग्राउंड चेक करिए, डॉक्टर का बैकग्राउंड क्या है, कौन कहाँ कितना पढ़ा हुआ है, कौन सा कोर्स किया हुआ है, कितने सालों का एक्सपीरियंस है। ये सब देखने के बाद आप चुनाव करिए अपने डॉक्टर का कि कौन सा डॉक्टर आपको बेहतर देख सकता है। उसके पास जाइए, डॉक्टरी सलाह लीजिए और जैसा डॉक्टर कहता है, क्योंकि हम डॉक्टर्स को भगवान का रूप देते हैं, है ना, तो फिर उसके बाद अपनी बुद्धि लगा करके, मैंने ये नहीं कहा कि आप अंधे होकर के कहना माने किसी का, लेकिन अपनी युक्ति लगा करके वाइजली आप एक डॉक्टर चूज करें, उसके पास जाएं और उसके बाद जैसी सलाह हो डॉक्टरी वैसा आपको करना चाहिए। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। जब मामला गंभीर होने लगता है तो इस बीमारी में क्या होता है कि उंगलियों के नाखून नीले पड़ने लगते हैं या हल्के काले रंग के होने लगते हैं। ठीक है। सामान्य जुकाम कैसे होता है? सामान्य जुकाम का देखिए, आपको मैंने बताया कि टाइफॉइड जो है वो बैक्टीरियल फीवर है ना, लेकिन जो सामान्य जुकाम है ये राइनो वायरस से होता है, मतलब ये वायरल फीवर है। समझ में आया सभी बच्चों को? ये जो सामान्य जुकाम होता है ये राइनो वायरस से होता है, तो ये क्या है, वायरल फीवर है। इसमें प्रभावित अंग क्या हैं, कौन कौन से अंग हैं जो प्रभावित होते हैं? नाक के तहत श्वसन मार्ग इसमें प्रभावित होता है। क्या होता है? नाक के तहत श्वसन मार्ग इसमें प्रभावित होता है। प्रेषण का कारण क्या है? संक्रमित व्यक्ति द्वारा हवा में छोड़ी गई बूंदों को सीधा सांसों के माध्यम से शरीर के अंदर लेना। एक सामान्य सिचुएशन, सामान्य परिस्थिति के बारे में हम कल्पना करेंगे। दो दोस्त हैं या दो तीन दोस्त हैं या घर में ही 4-5 लोग हैं, तो हुआ क्या कि एक को जुकाम हो गया। कैसे हो गया? किसी से तो आया, है ना, लेकिन हो गया मान लीजिए। अब वो आपस में खड़े होकर बातचीत कर रहे थे, अचानक से क्या हुआ, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर सकता, जिसको ये सामान्य जुकाम हो गया वो कंट्रोल नहीं कर सकता है, और उसके हाथ में हैंकी भी नहीं था या कुछ रोकने के लिए कोई कपड़ा नहीं था, और उसने छींक मार दी, जोर से छींक मार दी। तो क्या होगा? 4 दोस्त खड़े हैं, एक को जुकाम था, उसने बहुत जोर से छींक मार दी और चारों पास पास खड़े थे। तो क्या हो गया? जब उसने छींक मार दी तो अब क्या होगा, जो संक्रमित व्यक्ति था यानी कि जिसको जुकाम था, उसने हवा में आसपास एरोसोल्स के द्वारा हवा में अपनी इन्फेक्शन वाली बूंदों को बाहर कर दिया शरीर से, है ना। अब जब वो बाहर हो गई तो सांसों के माध्यम से दूसरे दोस्त के शरीर के अंदर चली गई और दूसरे व्यक्ति को भी क्या हो गया? जुकाम हो गया, है ना। सामान्य तौर पर आपने ऐसा होते हुए देखा होगा कि एक व्यक्ति को जुकाम हुआ है घर में तो सबको हो जाता है। क्या रीजन है कि उस टाइम पे हम ना तो मास्क लगाते हैं, उस टाइम पे हम ना तो छींकते समय ये थोड़ा सा मैनर्स दिखाते हैं कि हम अपने नाक को कवर कर लें, है ना। तो क्या होगा? फैल जाती है बीमारी, है ना। ये बात अलग है कि सामान्य जुकाम जो है वो 3-4 दिनों में प्रभावित करने के बाद व्यक्ति को ठीक हो जाता है व्यक्ति, है ना। लेकिन हम क्यों नहीं न्यू नॉर्मल को अपनाते हैं और क्यों नहीं हम ये आदत बना लेते अपनी कि जब भी, वैसे तो सामान्य तौर पर देखिए, जब भी हम बीमार हों तो हम दूसरों को बीमार ना करें, इसलिए हमें मास्क लगाना चाहिए। या अगर मास्क नहीं लगा सकते हैं, मास्क लगाने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, सांस में कोई दिक्कत हो रही है, तो हमें आइसोलेट होना चाहिए ऐसे समय पर। और क्यों नहीं हर कोई मास्क लगाए कि हम किसी से भी मिल रहे हैं तो हमें कोई बीमारी ना होने पर अपने बचाव के लिए भी हम मास्क लगा सकते हैं ना। तो 2 तरीके हैं जिसपे थोड़ा सा अगर सावधानी से सोचा जाए तो हम छोटी मोटी बीमारियों से बच सकते हैं। सामान्य जुकाम कहने के लिए सामान्य है, लेकिन 3-4 दिन तो व्यक्ति को प्रभावित करता ही है, और 3-4 दिन में दैनिक जीवन भी प्रभावित होता है, रोजमर्रा के कामकाज भी प्रभावित होते हैं, सिर दर्द ज्यादा होता है, हल्का फीवर भी आने लगता है, बहुत हल्का आता है। सामान्य जुकाम में बहुत तेज बुखार नहीं आता, है ना।
कलम, किताबों, कप जैसे दूषित वस्तुओं के संपर्क में आ जाना, मतलब ये सारी चीजें जो है अगर किसी व्यक्ति के संपर्क में आ जाए, है ना, तो भी ये फीवर होता है। लक्षण इसका क्या है, देखिए, नाक का जमना और बहना, यानी नाक जम जाए और नाक बहने लगे, गले में खराश हो, है ना, स्वर बैठना, आवाज बैठ जाए, खांसी आने लग जाए और सबसे ज्यादा थकान का अनुभव होने लगे, है ना, क्योंकि हम जब बहुत अच्छी तरह से प्रॉपर सांस नहीं ले पाते हैं तो हमारे शरीर में उतना अच्छी तरीके से ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती, तो हमें क्या होती है, थकान सी फील होती रहती है, क्योंकि हम तब उस समय पे बहुत अच्छे से एनर्जी नहीं प्रोड्यूस कर पाते हैं। ये आमतौर पर कैसे होता है, 3 से 7 दिनों तक ये रहता है, 3 से 7 दिनों तक ये रहता है। फिर आता है आपके सामने मलेरिया, जिसके बारे में हमने बात करी थी। इसमें मलेरिया के लक्षणों के बारे में, संचरण के कारण के बारे में और सिम्टम्स के बारे में हम बात कर चुके हैं। मैं आपको बता रही थी मलेरिया के जीवन चक्र के बारे में कि मलेरिया का जीवन चक्र जो है वो कैसे चलता है। देखिए, आई होप कि सभी बच्चों को जितने भी रोग के बारे में बताया गया है वो एकदम क्लियर हो गया होगा, उसको आपने नोट भी कर लिया होगा। उसके डायग्राम्स जो जरूरी हैं, जो आप बना सकते हैं अपने एग्जाम में, वो डायग्राम्स भी आपने बनाए होंगे और थोड़ा प्रैक्टिस भी करेंगे। आशा करती हूँ कि सब आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं कुछ समझ में आया है तो आप अपने किसी भी कॉन्सेप्ट को चैट के माध्यम से या हैंड रेज के माध्यम से पूछ सकते हैं। स्क्रीन पे आपको जो दिखाई पड़ रहा है बच्चों, ये है एक प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र। प्लाज्मोडियम क्या है, आप सभी को पता है कि जो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम नाम का परजीवी है, ये मच्छर जो है उसके लार ग्रंथियों में होता है। ठीक है, तो मच्छर जब हमें काटता है ना, तो स्पोरोजॉइट्स जो है, मच्छर जब हमें काटता है तो स्पोरोजॉइट्स हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं। मच्छर काटता है, स्पोरोजॉइट्स हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, जब वो हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं तो क्या होता है, जब वो हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं तो लाल रंग की रक्त कोशिकाएं जो है, सबसे पहले हमारे लिवर पे अटैक करता है, वो लिवर में अपनी संख्या को बढ़ाता है। ठीक है, उसके बाद फिर वो हमारी ब्लड पे अटैक कर देता है सीधे, मतलब लाल रक्त, जो रेड ब्लड सेल्स हैं, लाल रुधिर कणिकाएं हैं, उन पर अटैक कर देता है, आरबीसीज पर अटैक कर देता है। और वहां पे क्या करता है, वहां पे इसमें विभाजन होना शुरू हो जाता है। सेल डिवीजन आप सभी बच्चों ने क्लास 11th में बहुत ब्रीफ में पढ़ा है, तो वहां पे विभाजन होना शुरू हो जाता है। और जब वहां पे विभाजन होना शुरू होता है तो वो जो डिप्लॉयड सेल्स थी स्पोरोजॉइट्स के रूप में, वो हैप्लॉयड सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं और गैमेटोसाइट्स में बदल जाती हैं। उसके बाद क्या होता है, अब यहाँ तक की जो स्थिति है ये होती है मनुष्य के अंदर। ठीक है, अब अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है और उसको कोई नॉर्मल फीमेल काट लेती है तो अब वो फीमेल भी संक्रमित हो गई, है ना। वहां पे गैमेटोसाइट्स जो हैं खून के माध्यम से चले गए, कहाँ पे, मच्छर की आंतों के अंदर, गट्स के अंदर उसके चले गए। यहाँ पे oocysts डेवलप हुए गट वॉल में, और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपका मेल फीमेल का वहां पे फर्टिलाइजेशन हुआ और स्पोरोजॉइट्स बन गए टू डेवलप इन oocysts, और स्पोरोजॉइट्स डेवलप हो गए। और फिर से यही स्पोरोजॉइट्स जो है वो उसकी आंतों में डेवलप होने के बाद मच्छर की सलाइवरी ग्लैंड्स में ट्रांसफर हो गए, और उसके बाद फिर उसी मच्छर ने किसी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को काटा तो दूसरे व्यक्ति को भी यही रोग हो गया। अब यहाँ पे एक सिम्टम आता है, क्या सिम्टम आता है, मलेरिया में एक सिम्टम आता है कि जब 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 रेड ब्लड सेल्स के अंदर बर्स्ट होगा, रेड ब्लड सेल्स जब जब फटेंगी तो एक केमिकल रिलीज होगा जिसको हम हीमोजोइन कहते हैं। ये केमिकल जिसे हम हीमोजोइन कहते हैं ये रिलीज होगा, और जब ही ये केमिकल रिलीज होगा हमारे ब्लड में तब हमें बहुत तेज ठंड लगेगी और उसके बाद फीवर आएगा। तो ये केमिकल लगातार तो रिलीज नहीं होता, एक टाइम लेता है रिलीज होने में, तो इसीलिए बुखार जो है लगातार नहीं बना रहता, अल्टरनेट बुखार जो है वो आता है। ठीक है, तो
ये तो है आपका जीवन चक्र प्लाज्मोडियम का, जिसको 2 होस्ट चाहिए अपना जीवन चलाने के लिए, है ना। ये वाला डायग्राम सभी बच्चे अपनी नोटबुक में बनाएंगे, बहुत ही इफेक्टिव डायग्राम है। इस डायग्राम को बना करके आप फुल मार्क्स प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र आने पर फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं, और इस डायग्राम को देख करके ही आप अपने आंसर को भी बहुत आराम से पूरा प्रॉपर लिख सकते हैं ना। तो सभी बच्चे क्या करेंगे, ये वाला डायग्राम नोटबुक में जिन बच्चों ने नहीं बना रखा है वो जरूर बना लेंगे। ना, मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र कैसा है? जिन बच्चों ने डायग्राम नहीं बनाया है वो यहाँ पर छोटे डायग्राम से देख करके बना सकते हैं। मलेरिया परजीवी जो है उसको अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए 2 मेजबान चाहिए, है ना। 2 उसको होस्ट चाहिए अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए, एक तो मनुष्य और दूसरा फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो, है ना। प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र जो है वो संक्रमित, यानी वो भी बीमार है, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो के काटने से स्पोरोजॉइट्स का इंजेक्शन लगाने से शुरू करते हैं, है ना। प्लाज्मोडियम अपना जीवन चक्र कैसे शुरू करता है? फीमेल एनोफ्लीज की लार ग्रंथियों में होता है, और जब वो मच्छर किसी सामान्य मनुष्य को काटता है तो स्पोरोजॉइट्स जो है वो मनुष्य के शरीर में चले जाते हैं। वहां पे क्या होता है, परजीवी शुरू में यकृत कोशिकाओं के भीतर कई गुना होता है और फिर लाल रक्त कोशिकाओं पर आरबीसी पर हमला करता है, और इसके परिणाम स्वरूप उनका टूटना होता है। तो फटे हुए आरबीसी से हीमोजोइन नाम का एक विषैला पदार्थ निकलता है। यहाँ पे मैंने आपको बताया लिवर सेल्स पे अटैक किया, लिवर सेल्स के अंदर अपनी संख्या को बढ़ाया, लिवर सेल्स के अंदर अपनी संख्या को बढ़ाने के बाद फिर लिवर सेल्स से चले गए ब्लड में हमारे, जब हमारे ब्लड में गए तो इन्होंने आरबीसी के ऊपर हमला किया। आरबीसी में क्या हुआ देखिए, आरबीसी में देखिए क्या हुआ, यहाँ पे विभाजन हुआ। क्या हुआ? विभाजन की प्रक्रिया हुई। अब विभाजन की प्रक्रिया होने के बाद जो स्पोरोजॉइट्स थे वो कन्वर्ट हो गए, डिप्लॉयड से हैप्लॉयड बॉडी में कन्वर्ट हो गए, मेल और फीमेल गैमीट बन गया उसके अंदर, और फिर यहाँ पे ये बर्स्ट हुए। जब आरबीसी बर्स्ट हुई तब ये फ्री हो गए, हमारे ब्लड में आ गए। जैसे ही हमारे ब्लड में आए, अब उस समय पे ब्लड में जब बर्स्ट हुई, इस समय पर हीमोजोइन नाम का एक विषैला पदार्थ निकला, और हीमोजोइन नाम का विषैला पदार्थ निकलने के बाद क्या हुआ, हीमोजोइन नाम का विषैला पदार्थ निकलने के बाद क्या हुआ बच्चों, उसके बाद हमको बहुत जोर की ठंड लगी और फीवर आ गया। ठीक है, ये हुआ। अब वही व्यक्ति जो बीमार हो चुका है, जिसको ठंड लग लग के बुखार आ रहा है, उल्टी आ रही है, सर दर्द हो रहा है, कोई फिर भी उन्होंने मच्छर से बचाव नहीं किया। जैसे ही कोई नॉर्मल फीमेल एनोफ्लीज आई, उसने इस संक्रमित व्यक्ति को काटा, तो भोजन क्या होता है मच्छरों का? हमारा ब्लड। उसने अपनी डंक के माध्यम से हमारे ब्लड को सक कर लिया। अब जब उसने हमारी ब्लड को सक किया तो साथ साथ गेमिटोसाइट्स भी जो थे वो मच्छर के शरीर में चले गए, है ना। अब फिर क्या हुआ, वो मच्छर की गट वॉल में गए और उसके बाद वहीं पर फर्टिलाइजेशन हुआ, वहीं पे फिर से वो स्पोरोजॉइट्स में कन्वर्ट हो गए, उसके बाद फिर से वापस उनकी सलाइवरी ग्लैंड्स में आकर के इकट्ठा हो गए। फिर उस मच्छर ने किसी मनुष्य को काटा जो कि स्वस्थ था, तो ये रोग उसको भी चला गया, है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें केवल आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपने आप को मच्छरों से बचाना है ना। संक्रमित मानव से परजीवी रक्त को काटने और चूसने के दौरान जो है एनोफ्लीज मच्छर के शरीर में प्रवेश कर जाता है, और उसके बाद एनोफ्लीज मच्छरों के शरीर में और क्या होता है, उनकी आंतों में विकार पैदा करता है। मादा मच्छर रक्त के साथ, भोजन के साथ गेमिटोसाइट्स को अंदर ले लेती है। किसको अंदर लेती है? गेमिटोसाइट्स को अंदर ले लेती है। मच्छर की आंत में युग्मक का, यानी कि गैमीट्स का और निषेचन होता है, और युग्मक का निर्माण होता है, यानी कि वहां पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है,
और क्या होता है वहां पे, फिर जैसे ही फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है तो फिर क्या बन जाता है बच्चों, आपका जाइगोट बन जाता है, युग्मक बन जाता है ना। और उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या होता है, ये स्पोरोजॉइड्स, यही युग्मक जो है वो स्पोरोजॉइड्स में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक डिप्लॉयड बॉडी है, और ये मच्छर की लार ग्रंथियों में चले जाते हैं। जब ये मच्छर काटता है तो एक और मनुष्य स्पोरोजॉइड्स जो है वो इंजेक्ट किया जाता है। अब ये मच्छर तैयार है, वेक्टर है, आपका करियर है इस रोग के लिए। अब ये मच्छर अगर किसी दूसरे व्यक्ति को काटेगा तो फिर से स्पोरोजॉइड्स जो है वो इंजेक्ट हो जाएंगे स्वस्थ मनुष्य के शरीर में, है ना। तो इस तरह से ये जो परजीवी है इसके जीवन चक्र को 2 चरणों में आप पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको 2 पोषकों में, मतलब 2 होस्ट चाहिए इसको अपना जीवन चक्र कंप्लीट करने के लिए। 2 पोषद चाहिए, है ना। ये परजीवी जो है ये 2 मनुष्य और मच्छर दोनों के शरीर में रहता है ना। तो उस तरह से अपना जीवन चक्र ये पूरा करता है। तो बच्चों आज की क्लास में आप सभी ने मलेरिया के कारण किस तरह से लक्षण आते हैं, मलेरिया कौन से परजीवी के कारण होता है, और प्लाज्मोडियम अपना जीवन चक्र कैसे पूरा करता है, उसके बारे में आपने विस्तार में जाना। आई होप आप सभी को कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा बच्चों, और इससे रिलेटेड आपने बहुत सारे बहुविकल्पीय प्रश्न भी अपने आप बनाए होंगे, है ना। आप बड़े हैं, आपको जब भी कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है तो उस कॉन्सेप्ट से आप अपने लिए एमसीक्यूज निकालने की आदत डालिए। उससे आपका क्या होता है, आपके कंपटीशन की भी तैयारी अच्छी चलती रहती है। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।